सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीशा गुप्ता। बात करेंगे सोने चांदी की, जहां पर कुछ रफ्तार थमती हुई नजर आई है। ऊपर और दोनों तरफ हमने बहुत ज्यादा वॉलेटाइल मूव्स आते हुए देखे हैं, लेकिन करंट लेवल्स पे क्या करना चाहिए बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोयाबीन की, जहां पर चाइना अब यूएस से अच्छा खासा सोयाबीन खरीदने की फिराक में है और उसका कुछ सपोर्ट हमने यहाँ पर प्राइसेस में आता हुआ देखा है। आगे किस तरह के बायोफ्यूल मैंडेट्स रह सकते हैं, इस पर भी होगी चर्चा। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के वाइस चेयरमैन अविनाश गुप्ता, जीजीएन रिसर्च के मैनेजिंग पार्टनर नीरव देसाई एंड केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। अजय, एक सेंस पहले आपसे प्राइसेस पे लेना चाहेंगे। चांदी पे स्पेशली 90 और 70 के बीच में एक बहुत बड़ी रेंज में चांदी लगातार दोनों ही तरफ छूने की रोजाना कोशिश करती है। किस तरह से ये वॉलेटिलिटी देखते हैं और क्या करने की राय है? नमस्कार मनीष जी। मनीष जी, मुझे लगता है कि 2026 जैसे ही स्टार्ट हुआ तो एक सेंस ऑफ मीनिया, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था, जब 26 जनवरी को हमने देखा प्राइजेस ने 17% की तेजी और फिर फॉल दिखाया है। तो मुझे लगता है दिसंबर के बाद से जो तेजी आई है वो कहीं ना कहीं मेनिया का रूप लेता हुआ दिखाई दिया है और उसी के चलते हम ये लिक्विडेशन देखें तो पहला चीज है जो हायर मार्जिन है। लगभग हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्राइजेस के अंदर मार्जिन जो एक्सचेंजेस में बढ़े, इंडिया में अगर हम देखें तो करीबन 65% के आसपास का मार्जिन चांदी पे है, सोने पे भी हम लोग 25% का मार्जिन देख रहे हैं। इसकी वजह से होगा क्या, जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट है या जो स्पेकुलेटिव है वो एक्टिविटी अब कम होते हुए दिखाई दे रही है और दिसंबर में हमने $70 से ही मार्केट को बढ़ते हुए देखा। तो $70-71 बहुत ही क्रुशियल है और मुझे लगता है कि जिस ढंग से डी डॉलराइजेशन है वो कहानी लॉन्ग टर्म है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं यूएस इंडिया का ट्रेड टेंशन अब हल्का हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अप्रैल में चाइना जा रहा है तो वहां पे भी हम समझते हैं डी एस्केलेशन हो रहे हैं। यूएस ईरान, ठीक है, बीच में ड्रोन अटैक भी हुआ, बट कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं एस्केलेशन पॉइंट पे है। डोनाल्ड ट्रंप का एक फोटो लगाना व्हाइट हाउस में रशियन प्रेसिडेंट के साथ, वो दिखाता है कि कहीं ना कहीं डेस्परेटनेस है। तो मुझे लगता है जो जो फैक्टर्स पिछले 2 साल से एक एस्केलेशन कर रहे थे वो अब कहीं ना कहीं डी एस्केलेशन की मोड पे है, जिसकी वजह से करेक्शन है, बट ये टेम्पररी करेक्शन है, टेक्निकल करेक्शन है। लॉन्ग टर्म स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है, बट ये वॉलिटिटी जो है ये और थोड़ी और बढ़ती हुई जाएगी। बट एज ऑफ नाउ मुझे लगता है चांदी $70 का इमीडिएट सपोर्ट है। अगर ये भी टूटता है और लिक्विडेशन और बढ़ती है जैसे ईटीएफ्स के अंदर यहाँ पे भी, तो हम देखेंगे ये $55-56 तक जाकर एक बेस बनाता हुआ दिखाई देगा। मनीष, 55 तक अगर आता भी है और तो ऊपर भी किस तरह के टारगेट्स अभी आपको नजर आते हैं? जैसे आपने कहा कि लॉन्ग टर्म अभी भी बुलिशनेस है, तो क्या सेंस है वहां? देखिए टाइमिंग तो मुझे लगता है जैसे हमने $121 से जो फॉल बैक देख रहे हैं तो इमीडिएट तो $70 है। जब तक हायर साइड पे 95-96 के ऊपर होल्ड नहीं करता है तब तक पॉसिबिलिटी मुझे लगता है डाउन साइड का ही है, क्योंकि ये रिट्रेसमेंट में ही है। लेकिन अगर हम अपर साइड की बात करें तो मुझे लगता है 116 से $136 ये साल के लिए अपर कैप रहेगा, बट उतना लेवल जाने के लिए वी नीड ए वेरी स्ट्रॉन्ग रीजंस। कुछ नया आता है तो बात अलग है, अदरवाइज हम सप्लाई डेफिसिट है वो हम जानते हैं। आज के इस भाव में भी डिमांड इंडस्ट्रियल है वो भी जानते हैं। मैंने लास्ट टाइम एक बताया था गोल्ड सिल्वर रेशियो जो 50 के नीचे 43.80 का लो लगा दिया था। हिस्टोरिकली अगर हम देखते तो इसका एवरेज करीबन 70-72 के करीब होता है और मुझे लगता है ये वापस 70-72 के करीब जारी है। इसका मतलब है चांदी थोड़ी अंडर परफॉर्मिंग रहेगी, जो अब तक मार्केट में एक फोमो बोल सकते हैं या एक सभी को चांदी खरीदना था, उसी के चलते हमने ये बड़ा जंप देखा। तो हायर साइड पे इनकेस बहुत ही कोई नया रेडिकल चेंज आता है तो टेक्निकल चार्ट्स पे मुझे 116 से 136 तक का लेवल है, बट प्रोबेबिलिटी अब मुझे लगती है 20-25% गिवन डेट कुछ नया फंडामेंटल साइड कुछ चेंज होता है। अदरवाइज पॉसिबिलिटी के हम ये साल नेगेटिव में गोल्ड सिल्वर को रिटर्न देते हुए देखेंगे। अजय जी, ये बताइए कि जिनके घरों में शादियां हैं वो क्या करें, क्योंकि इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी है, आज लें कल और गिरेगा परसों बढ़ जाएगा, इसमें काफी लोग अटके हैं। मैंने पहले भी सबको यही चीज किया, आप जब घर में शादी, क्योंकि जब हम सोना चांदी शादी के लिए ले रहे हैं तो वो हम कंज्यूम कर रहे हैं। आज अगर मेरे गले में सोने की चैन है और भाव 1,80,000 हुआ तो मैं कोई ज्वेलर के पास जाके बेचने वाला नहीं हूँ, या 1,50 होगा तो वापस मैं रिव्यू करूँ, क्योंकि हमने वो कंज्यूम कर लिया है। तो घर में शादी है, ये अच्छा मौका है कि 20% सोना आपको अब सस्ता मिल रहा है, आप बिल्कुल ले लीजिए। ये मत सोचिए यहाँ से सोना और 20,000 रुपये मिलेगा, ठीक है मन में रहता है कि 20,000 और सस्ता मिल जाए, लेकिन अभी भी जो फैक्टर्स है लाइक सेंट्रल बैंक की जो हमने बात की है, या डोनाल्ड ट्रंप का मिजाज क्या होने वाला है, अगर चाइना जाने के बाद सही हो गया तो डेफिनेटली फॉल रहेगा। लेकिन जब आप कंजम्पशन के मोड पे हो तो 5 साल बाद 10 साल बाद जब आप देखोगे तो आज के भाव भी आपको एकदम सस्ते दिखेंगे।
तो कंजम्पशन के लिए आप ये जो फ्लक्चुएशन इसको अवॉइड कीजिए। जो मिल रहा है आप समझिए कि मेरा बाइंग हो चुकी है यहाँ पे। हाँ, लॉन्ग टर्म अगर कोई आदमी देखना चाहता है अभी भी, एसआईपी के फॉर्मेट में रखिए। अगले 6 महीने में मैं थोड़ा थोड़ा बाय करूंगा। उसकी वजह से होगा क्या, 2 दिन पहले जब सोने में गिरावट आई तो सबका मानना था 1.35 के नीचे और जाएगा, और जैसे ही 1.60 तक पहुंचा हम मिस आउट कर गए। तो ये एंजाइटी कंटिन्यू रहेगी। इससे बचने का एक ही तरीका है, हफ्ता 10 दिन आप वेट कीजिए, पॉज कीजिए अपनी बाइंग्स को। करना भी है तो एसआईपी के फॉर्मेट में कीजिए, अदरवाइज आपको हमेशा मलाल रहेगा कि मैं ऊंचे भाव पे ले लिया या मैंने ले नहीं पाया नीचे के भाव में। अविनाश गुप्ता जी, आपको भी इस चर्चा में शामिल करेंगे। किस तरह का ऑन ग्राउंड व्यू है एज ऑफ नाउ? इतने ज्यादा भारी वॉल्टिलिटी में क्या खरीदारी है मार्केट्स में, क्या कर रहे हैं लोग? नमस्कार मनीषा जी। जैसे अभी आपने अजय भाई से पूछा कि शादी के ग्राहक को क्या करना चाहिए, शादी के ग्राहक वापस बाजार में आ चुके हैं। मैं आपको ये ग्राउंड की रियलिटी बता रहा हूँ। और जो लोग इन्वेस्टमेंट में नीचे के दाम में नहीं खरीद पाए थे और एकदम तेज हो गया था, उसमें भी इन्वेस्टमेंट फिजिकल बाइंग आ रही है। और ये जो प्राइस करेक्शंस हो रहे हैं, ये करेक्ट प्राइस डिस्कवरी की तरफ मूव कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि जैसे अजय भाई ने बताया, $95 का एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग अपने को ये रेजिस्टेंस तोड़ना पड़ेगा। और $70 का जो सपोर्ट अजय भाई साहब ने बताया, दिस इज एब्सोल्युटली राइट। मुझे ये लगता है कि 80-85 के बीच में एक बार स्टेबलाइजेशन सिल्वर में आएगा और 4850 एंड 4900 के बीच में गोल्ड का एक स्टेबलाइजेशन पॉइंट आएगा। और उसके बाद में राइट वे जो स्पीड के ऊपर बढ़ना चाहिए, जो 7%, 8%, 10% की रेंज रहेगी, उसके हिसाब से बढ़ना चाहिए। और मुझे ये लगता है कि $125 का साल के अंत में मैं ये टारगेट रखता हूं फॉर सिल्वर, और 5500 से 6000 के बीच में रखता हूं गोल्ड का। और ग्राउंड के अंदर बहुत अच्छी लेवाली निकली है बाजार में। ये एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है मेरे हिसाब से टू द कंज्यूमर एज वेल एज टू द ज्वेलर। मनीषा जी। अविनाश जी, जैसे आपने कहा कि इन्वेस्टमेंट और शादियां दोनों की ही बाइंग यहाँ पर बनती हुई नजर आई है। क्या टिकट साइज फिलहाल हम यहाँ पर आता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि अगर हम इस साल की भी बात करें, पिछले साल तो तेजी थी ही, अभी भी 2026 में ओवरऑल ईयर के हिसाब से यहाँ पर पॉजिटिव ट्रेंड ही देखने को मिला है। इन लेवल्स पे टिकट साइज क्या है? टिकट साइज देखिए मनीषा जी, आज जिस कंज्यूमर की पॉकेट साइज कोई बहुत लंबी बड़ी नहीं है, तो टिकट साइज आज भी हम देखेंगे तो वो छोटा टिकट साइज ही मार्केट में बिक रहा है। जैसे कि अगर किसी की कैपेसिटी पहले 50 ग्राम की थी, तो वो आज 40 ग्राम ही खरीद पा रहा है। वो टिकट साइज डेफिनेटली छोटा हुआ है, लेकिन वॉल्यूम निकला है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो एकदम से ड्राई डाउन हो चुका था बाजार, उसके अंदर एक लिक्विडिटी आई है, लोग आकर के खरीदना चालू करे हैं। ये मैं आपको बताना चाहता हूं मनीषा जी। अविनाश जी, जिस तरह की मूवमेंट यहाँ पर लगातार हमने बनते हुए नजर आई है, क्या कुछ राय आप यहाँ पर अब अपने ग्राहकों को, कंज्यूमर्स को दे रहे हैं? एक्सचेंज को ले लीजिए, स्टडेड ज्वेलरी भी यहाँ पर ज्यादा दिखने लगी है, तो काफी सारी चीजें हैं जो मार्केट में हैं, लोग लेना चाहते हैं। हर डिप पे बाइंग भी बनती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल मनीषा जी, हर डिप पे बाइंग बनती है। और जैसे कि अजय भाई ने बताया कि एसआईपी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, जो कि एक इन्वेस्टर को ध्यान रखना चाहिए और उसमें ही बढ़ना चाहिए। और जैसे कि लॉन्ग टर्म फंडामेंटल स्टोरी इज इंटैक्ट, तो उसके अंदर मुझे लॉन्ग टर्म में स्टोरी कोई खराब नहीं दिखती है। एज फार एज द ज्वेलरी इज कंसर्न, डेफिनेटली आज की डेट में एक्सचेंज ऑफ ज्वेलरी हैज स्टार्टेड इन अ बिग वे। हमने वित्त मंत्री को भी एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें हमने बोला था कि एक क्लैरिफिकेशन चाहिए जो एक्सचेंज ऑफ ज्वेलरी करता है, विच विल हेल्प द डोमेस्टिक सेक्टर ग्रो, एज वेल एज एक जो इंपोर्ट ऑफ गोल्ड का जो एक प्रेशर इंडिया के ऊपर होता है, वो भी कम होगा। एक्सचेंज ऑफ गोल्ड के ऊपर अगर से सरकार कोई क्लैरिफिकेशन दे कि इस पे कैपिटल गेन को हम छुटकारा दे रहे हैं, तो दैट कैन बी अ वेरी गुड वे ऑफ स्टेबलाइजेशन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। मनीषा जी। ओह वेल, एब्सोल्युटली, ऑफ कोर्स काफ़ी सारा एक्सचेंज का गोल्ड है, रिसाइकल्ड गोल्ड है। अगर इसके ऊपर कोई टैक्स रियायत दी जाती है तो ऑब्वियसली हम वो यहाँ पर मार्केट्स में फिर से आता हुआ देखेंगे। बहुत शुक्रिया अविनाश जी साथ जोड़ने के लिए। वेल, ये तो बात हुई सोने चांदी की। अजय, कॉपर कैसे देखेंगे आप, क्योंकि अच्छी खासी मुनाफा वसूली के साथ यहाँ कारोबार? देखिए, मुझे लगता है कि कॉपर लॉन्ग टर्म स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है। सप्लाई साइड टाइट है और डिमांड हम देख ही रहे हैं बढ़ रहा है। लेकिन पिछले 4-6 महीने में जो एक बड़ा स्पाइक आया है,
एक कहावत चली रही है कि कॉपर इज अ न्यू गोल्ड, कॉपर इज अ न्यू सिल्वर, उसकी वजह से हमने 1480 का स्पाइक लगते हुए देख चुके हैं। विद गिवन कि चाइना के नंबर्स मैन्युफैक्चरिंग के ठीक ठाक है, लेकिन चाइना मार्केट हॉलिडे पे जा रहा है लूना न्यू ईयर के चलते, तो आई थिंक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग इसमें भी दिखाई देगा। मुझे लगता है कि नीचे में हम 1140 1150 तक के भी लेवल कॉपर में देख पाएंगे। देखिए लॉन्ग टर्म 2026 के लिए कॉपर बहुत अच्छा लगता है, बट ओवर स्ट्रेच हो चुका है, तो 1140-50 तक के लिए वेट कीजिए। यहाँ पे जो भी 1250-60 तक मिलता है बेचिए, जब तक 1300 का लेवल ब्रीच नहीं करता है। आई एम एक्सपेक्टिंग अ फॉल टुवर्ड्स 1140 1150 जोन। ऑल राइट, यानी कि 1,000 रुपए की गिरावट यहाँ से एक्सपेक्टेड है, 1234 के लेवल्स आपकी स्क्रीन पे वहाँ पर आते हुए। लेकिन बात अब सोयाबीन की भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है ओवरनाइट मार्केट्स में। एक्चुअली थोड़ा सा ऑन अ हायर ट्रेंड ये लगातार रहा ही है। हमारे साथ GGN रिसर्च के नीरव देसाई हैं। नीरव, चाइना ने US से 12 मिलियन टन लिया है, 20 तक ले जाने की इच्छा है। अगले सीजन फिर शायद 20-22 की यहाँ पर खरीदारी होगी। मार्केट्स क्या इसे फैक्टर इन कर चुके हैं? सो ओवरऑल देखिए, सोयाबीन्स में इंडिया का सिचुएशन और वर्ल्ड का सिचुएशन दोनों सपोर्टिव है, बट इंडिया का सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि हम नॉन GMO बीन्स ही इंपोर्ट करते हैं और इस साल हमारा क्रॉप काफ़ी लोअर है। 9 मिलियन का क्रॉप है। कैरी ओवर जो 2 साल से काफ़ी अच्छा चल रहा था वो भी कम है, और भावांतर के चलते अच्छा अराइवल एटलीस्ट मध्य प्रदेश में आया, तो उसके बाद में अब फार्मर सेलिंग थोड़ी सी लोअर हो गई है। एक सरप्राइजिंग फैक्टर रहा है महाराष्ट्र में सोयाबीन की अराइवल का। जैसी एक्सपेक्टेड महाराष्ट्र में सोयाबीन की अराइवल थी वैसी आई नहीं है। ये जरूर है कि गवर्नमेंट ने जरूर वहाँ पे नाफेड ने प्रोक्योरमेंट किया है। टोटल महाराष्ट्र एंड अदर स्टेट्स मिला के अबाउट 6 लाख टन के आसपास सोयाबीन स्टॉक हो गया है नाफेड के बाद, बट पिछले साल के 17-18 लाख टन के सामने नाफेड का स्टॉक भी काफ़ी कम है। सो ओवरऑल इंडियन सिचुएशन काफ़ी टाइट है, एंड एवरी पासिंग मंथ मुझे लगता है कि 2-2 लाख टन के आसपास स्टॉक डिप्लीशन होगा स्टॉकिस्ट एंड प्रोसेसर्स के पास जो स्टॉक है। अभी करीब 15.5 से 16 लाख टन का स्टॉक स्टॉकिस्ट एंड प्रोसेसर्स के पास में है, जो रिड्यूस होता जाएगा। उसी के सामने इंपोर्ट भी सोयाबीन्स का हम अफ्रीका से कर रहे हैं, बट एक लिमिटेड सप्लाई ही अफ्रीका में रहती है। वेस्ट अफ्रीका से जो इंपोर्ट के बार्गेन्स लोगों ने किए हैं वो अबाउट 5 से 6 लाख टन का इंपोर्ट लाइनअप बना रहा है, बट उस कप को चलते हुए भी मुझे लगता है ओवरऑल इंडियन सिचुएशन सपोर्टिव है। वहीं हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनली भी एक शिकागो में सपोर्टिव ट्रेंड आ रहा है। अर्जेंटीना की क्रॉप पे थोड़ा सा 2 से 3 मिलियन का रिडक्शन कुछ एनालिस्ट अब लिखना चालू किए हैं। सामने ब्राजील में एक आधो एनालिस्ट ने थोड़ा सा स्लाइटली हायर क्रॉप बताया है, बट नेट फिर भी ऐसा लग रहा है कि एक बॉटमिंग आउट फेज में इंटरनेशनल सोयाबीन एंड सोया मील मार्केट भी हो गया है। वहीं ऑयल तो सपोर्टिव चल ही रहा है। और जिस तरह से यहाँ पर चाइना ले रहा है, आपको लगता है उसका भी फायदा आगे जाके लगातार बाजार को मिलेगा, या फिर वो एक ज्यादातर तौर पर इंटरनेशनल न्यूज ही है? वन पार्ट इज दैट। सेकंड इज जिस तरह का सपोर्ट हमने सोयाबीन में एंड इन सम सेंस पाम तेल में भी आता हुआ देखा है, क्या ये जारी रहता हुआ नजर आएगा? यहाँ से किस तरह के लेवल्स आगे बन सकते हैं? ऑयल्स की अगर हम बात करें तो ओवरऑल सनफ्लावर और सोया ने उसका काफ़ी बहुत काम कर दिया है। दे आर ऑलरेडी क्वाइट हाई प्राइस्ड। उसके सामने वहाँ पाम एक रीजनेबल प्राइस्ड ऑयल था, बट गैप बहुत ज़्यादा हो गया था। जब सोयाबीन ऑयल 1200 के ऊपर भी मार्च कर रहा था, यहाँ सनफ्लावर ऑयल 1400 के ऊपर हो गया, तो 1100-1110 का पाम थोड़ा सा चीपर लगने लग गया और स्प्रेड्स भी काफ़ी वाइडन हो गए। इसीलिए अब वो पाम 1160-55 के रेंज में आ गया है। आज फरवरी पाम ऑयल 1150-55 के बीच में है, मार्च पाम ऑयल 1160 के 65 के बैंड में चल रहा है। सो ये प्राइस अब यहाँ से $10-20 नीचे में बहुत वेल सपोर्टेड हो गया है। उसी के सामने देखना रहेगा कि कितना ज़्यादा रैली पाम कर पाता है नहीं कर पाता, क्योंकि अभी भी मलेशिया के पास स्टॉक अच्छा है। 3 मिलियन का स्टॉक एक्सपेक्टेड है कि 2.8-2.85 मिलियन के आसपास का हो जाएगा बाय दिस मंथ एंड मार्च एंड स्टॉक्स करीब 2.4-2.5 मिलियन की एक्सपेक्टेड है ड्रॉडाउन में। तो वो देखने का रहेगा कि कितना स्टॉक वो लोग बेच पाते हैं। इंडोनेशिया में भी बायोडीजल की फर्दर पॉलिसी क्या आती है, तो उससे थोड़ा सा ये रहेगा। पाम इज गोइंग टू बी द ऑयल दैट इंडिया इज गोइंग टू बाय एंड दे आर आल्सो कीन टू सेल, तो ये रहेगा, बट एक सपोर्टिव ट्रेंड फिर भी उसमें मुझे लगता है।
पॉइंट टेकन। नीरव एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो कुछ सपोर्टेड ट्रेंड यहाँ पर जारी रह सकता है। इंटरनेशनल क्यूज की बात की जाए या भारतीय क्यूज की, जैसे नीरव कह रहे हैं कि फसल छोटी है सोयाबीन की, 9 मिलियन टन के आसपास ही है, और वो एक चीज है जो प्राइसेस में यहाँ पर आगे जाकर दिखेगी। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, लौटेंगे तो लेकर आएंगे बॉन्ड स्ट्रीट। बॉन्ड स्ट्रीट में आपका स्वागत है। और कल आरबीआई की पॉलिसी है, और उससे पहले हमने बॉन्ड मार्केट्स में अच्छा खासा यहाँ पर मूवमेंट आता हुआ देखा है, और कल ऑफ कोर्स यहाँ पर एक डायरेक्शन भी मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन पिछले 3-4 महीने में हमने लगातार कई बड़े रेगुलेटर्स की तरफ से लगातार इंडियन बॉन्ड मार्केट्स को सपोर्टिव फ्रेमवर्क की बातें करते हुए देखा है। सेबी का भी एक कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को लेकर आउटरीच कल देखने को मिला, और सेबी चीफ ने यहाँ पर इसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें भी कही हैं। उन्होंने कहा कि भारत को सिर्फ बैंक लोन नहीं, मजबूत डेट मार्केट्स चाहिए। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भारत की जीडीपी का सिर्फ 16% एज ऑफ नाउ है, जबकि अगर आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार देखें तो ये नंबर काफ़ी ज़्यादा है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर ग्रीन ट्रांजिशन, कैपिटल मार्केट की बड़ी भूमिका यहाँ पर निभती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में भी फंडिंग की यहाँ पर एक बड़ी भूमिका है। डेट मार्केट में इश्यूएंसेस की अगर देखा जाए तो भागीदारी काफ़ी सीमित नजर आती है। कैपिटल मार्केट्स में लिस्टेड कंपनीज का जो नंबर है वो 5600 है, लेकिन इसमें से सिर्फ 770 कंपनीज ने ही बॉन्ड से फंड जुटाए हैं, और इन 770 कंपनीज में से सिर्फ 272 कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने बार बार बॉन्ड मार्केट में इशुएंसेस किए हैं। अगर हम नंबर्स के तौर पर इसे देखें तो जनवरी में बॉन्ड इशुएंस यहाँ पर 2026 के कंपैरिजन में काफ़ी सुस्त रहा, और हमने 3 साल के लोज यहाँ पर बनते हुए देखे हैं। अगर हम जनवरी इस साल की बात करें तो 6.75 लाख करोड़ जुटाया गया 272 इशुएंसेस के कहाँ पर। अगर इसे पिछले साल से कंपेयर किया जाए 2025 जनवरी में, तो ये 7.89 जुटाया गया था, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है। ऑफकोर्स इशुएंसेस कम थे, 210 के, इस बार 272 के हैं, लेकिन जो ओवरऑल यहाँ पर फंड जुटाए गए वो यहाँ पर पिछले साल काफ़ी ज़्यादा थे। एक बेहतर नंबर के साथ आपको छोड़ के जाना चाहेंगे, और वो है यूनिक इन्वेस्टर्स जो हमने बॉन्ड मार्केट में आते हुए देखे हैं। अगर FY20 की बात की जाए तो यहाँ पर सिर्फ 4.3 करोड़ लोग थे, लेकिन FY25 में ये 3 गुना बढ़ता हुआ नजर आया है। 13.9 करोड़ लोग अब यहाँ पर बॉन्ड में निवेश करते हुए नजर आए हैं, जो कि मार्केट्स को और रेगुलेटर्स को लगता है कि ये नंबर आगे जाकर बढ़ता हुआ नजर आएगा, जैसे जैसे अवेयरनेस, फ्रेमवर्क और पुश यहाँ पर बनता हुआ दिखेगा। CNBC Awaaz and India Bonds presents Bond Street.